हेलो एवरीवन। आज जो है हमारा ये फिजिक्स के अंतर्गत जो है सेकंड लेक्चर है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है मेज़रमेंट मापन के बारे में जो है डिस्कशन किया था, तो आज इस वीडियो में जो है यांत्रिकी से संबंधित यानी कि मैकेनिक्स के संबंधित जो कुछ भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बनने वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये पॉइंट्स हमारे ये प्रक्षेप्य गति, ठीक है, और को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण का आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो प्रक्षेप्य गति के लिए जो है क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व के फॉर्म में जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोला के फॉर्म में। ठीक है, तो जो उसका कहा जाता है कि जो किस पे वो अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है, यानी कि कहा जाता है दीर्घतम प्रयास जो परास के लिए। ठीक है, यानी कि ये रेंज जो है, सोचो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ ये स्टेबल है, ये वाला ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है और यहाँ पे देखो 45 डिग्री के एंगल ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर ऐसे ये जाए ना इस वाले पे, तो ये कहा जाता है ये 45 डिग्री के एंगल पे जो है या क्या होगा, इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि कितने डिग्री के एंगल पे जाएगा, तो 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। बस हमको इतना ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से जो है ये अगर आप देखें तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घतम जो परास है वो 45 डिग्री पे बनता है। ठीक है, दूसरी बात, मनुष्य नदी के किनारे नाव के बाहर कूदता है। ठीक है, तो नाव पीछे की ओर जाती है और उसको कौन सा कारण होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होता है। अच्छा, तो ये सबको पता होगा कि न्यूटन्स के ने 3 लॉ दिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, पहला जो नियम है न्यूटन का, तो उनको बोलते हैं न्यूटन्स के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है। दूसरा नंबर जो होता है संवेग को बताता है। ठीक है, मोमेंटम के बारे में बात करता है, वो होता है F = ma। ठीक है, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या ऐसे लर्न करने के लिए फॉर्मूला याद कर सकते हो, फादर इक्वल टू मदर। ठीक है, फा इक्वल टू माँ। ठीक है, ये याद रखना। तो ये सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट टू इक्वल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको बोलते क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जब कोई मनुष्य नाव से बाहर की तरफ या नदी के किनारे जब आता है नाव से, तो एक नाव पीछे उस पर रहेगा और एक जो है आगे की तरफ जो है पैर रख के रखेगा, तो पीछे की तरफ धक्का जाएगा। ऐसे सोच लो कि तुम अगर ज़मीन पे चलते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पैर और उसके ज़मीन के बीच जैसे आगे बढ़ने के लिए क्या होगा कि जैसे हम उसको प्रेस करते हैं आगे की तरफ धक्का देता है वो। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से आगे चलता है। फ्रिक्शन भी उसमें होता है, ऐसा नहीं कि 100% वही हम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो बनने वाला है कि नाव जो है बाहर की तरफ कूदता है, तो फिर वो पीछे की तरफ नाव चली जाती है, जैसे वो आदमी बाहर की तरफ जाता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसकी वजह से जो है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है, ऑलरेडी हमने बताया है। ठीक है, न्यूटन्स का प्रथम नियम जस्ट हमने बताया, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जड़त्व के नियम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आता है वॉशिंग मशीन। ठीक है, इसको देखो प्रक्षालन, हिंदी भी देखना इंग्लिश भी देखिए, थोड़ा हार्ड वर्ड है ये। प्रक्षालन या वॉशिंग मशीन किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। ठीक है, तो याद रखना 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर सीकिंग फोर्स होता है, सेंटर की ओर खींचता है। ठीक है, जो भी फोर्स होता है सेंटर की ओर खींचता है उसे बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और जो सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन में कपड़े हम लोग धोते हैं, तो बोलते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है। इस वाले अपकेंद्रीय बल के मेथड से वो काम करता है। उसके बाद दूध से क्रीम को निकालना, दही से मक्खन को सेपरेट करना भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं। तो ये भी एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सड़क पर चलने की
अपेक्षा बर्फ़ पे चलना कठिन क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पे जो है घर्षण कम होता है। सीधी सीधी बात है कि बर्फ़ पे जो है, बर्फ़ पे सड़क की अपेक्षा क्या होती है, घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होते हैं। फ्रिक्शन का मतलब ये होता है जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और वो मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उनकी आपसी रगड़ को जो है फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। सो सिंपल है, बहुत ध्यान से देखना है। अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं न्यूटन की गति के नियम। तो 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। पहला नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को बोलते हैं हम लोग संवेग का नियम, तीसरे को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सबसे पहले तो इस नियम को हमको जानना जरूरी है कि इस नाम से हम लोग जानते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं एक एक करके। तो पहले आते हैं फर्स्ट नियम पे, ठीक है, यानी कि गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। ये बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो रुका ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, लेकिन वो तब तक रुका या मोशन करता रहेगा जब तक कोई बाहरी बल जो है ना लगा जाए, फोर्स। यानी कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो उसको हम फोर्स लगा के मूवमेंट करा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, मोशन कर रहा है, तो उसको हम फोर्स लगा कर उसको रोक सकते हैं। ये जड़त्व का नियम कहता है। थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं क्या बोला है। यदि कोई पिंड विरामावस्था मतलब रुका हुआ है, तो तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया गया हो। या दूसरा भी यहाँ पे हमको समझना है कि अगर कोई चल रही है गाड़ी या कुछ भी मोशन में, तो उसको तब तक वो चलते रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स लगा करके रोक न दिया जाए। जैसे मान लो अगर हम साइकिल चला रहे हैं या कोई बाइक चला रहे हैं तो उस पर क्या होता है, वो चलता ही रहेगा, जैसे इसलिए एक्सीलेटर हम लेते रहेंगे फिर, ठीक है। लेकिन जब उसको रोकना रहेगा तो हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक जो वहाँ पे फ्रिक्शन का काम कर रहा है, या ये कह लो कि उसको जो है जड़त्व में लाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट, बस यहाँ पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस नाम से जानते हैं, तो तुरंत देखते ही बता देना कि जड़त्व के नियम पर आधारित है। वहाँ पर एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। कैसा है, चलती गाड़ी रुकने में उसमें बैठे यात्रियों को आगे झुकना, ठीक है, ये भी जड़त्व का नियम है। पेड़ से फल टूट के नीचे गिरना, जड़त्व का नियम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ अभी, कि देखो कोई गद्दा, रजाई, जो कुछ भी होता है या कोई गंदा कपड़ा रहता है, उसको डंडे से पीटने पर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो ये बिकॉज किसके वजह से होता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया के वजह से होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे, द्वितीय नियम, जिसको बोलते हैं हम लोग संवेग का नियम। और यहाँ पे पूछता है F = ma, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एग्जांपल है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है संवेग की वजह से, जिसको उसको चोट कम लगे, ठीक है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाई गई बल के समानुपाती होता है, ठीक है, उसके परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ से जो है, यानी कि जो है अगर F है, ठीक है, M है, ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, V - U/T है, ठीक है। तो ये V - U/T क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे M में हो जाएगा। उतना डिटेल में नहीं जाना है, जो पूछा है एग्जाम में वही ऐसे ही क्वेश्चन करना है। तृतीय नियम जो है बोलता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है, इसके गति का तृतीय नियम कहा जाता है। बस इतना ही हमको समझना है। इससे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, इसी सिद्धांत पे काम करता है। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो तो ऊपर देखोगे ऊपर जाता है तो ऐसे करके, ठीक है, ये रॉकेट है, तो नीचे की तरफ ये क्या करता है, ये जो है यहाँ से धुआं टाइप में निकलता है ना, फिर तो इसको ये ऊपर की तरफ धक्का देता है और ये नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे तभी तो ऊपर बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ना, तो देखोगे ये नाव है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे चप्पू है, उसको आगे पीछे हाथ से करेगा तो ही तो आगे बढ़ेगा। ये जैसे पीछे की तरफ धक्का देगा तो नाव तुम्हारा आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, केवल इसको बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में, ये याद रखना। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलता क्यों है, क्योंकि घर्षण बल के कारण होता है, वो बर्न कर जाता है। ग्रही पिंड की परिक्रमण गति ग्रहों के सूर्य के परिक्रमण फिर प्रभावी बल, यानी क्यों होता है ये जो परिक्रमण वगैरह करते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दूध से मक्खन को अलग करना या दूध से क्रीम को या दही से मक्खन को अलग करने के लिए जिस सिद्धांत पे काम करता है वो अपकेंद्री बल पे वहाँ पे लगता है। ऊर्ध्वाधर गति को क्या बोलते हैं, वायु प्रक्षोभ, वाइंड आउटब्रस्ट बोलते हैं।
रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? अभी मैंने बताया सामयिक संरक्षण के सिद्धांत पे जो है रॉकेट काम करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो ये हमने ऑलरेडी देख चुका है मोमेंटम वगैरह के बारे में, ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं जाना है। ठीक है, और एक समान वृत्तीय गति में त्वरण कैसा रहता है? उपस्थित रहता है। अगर ऐसे मूवमेंट करता है वहाँ पे त्वरण जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो है किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड का कागज मिटता है, या ये बोल लो कि कैसे जो है वाइट बोर्ड पे मार्कर किसके कारण से लिखता है? तो घर्षण होता है मार्कर और ब्लैक बोर्ड पे, या सॉरी वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे या चौक के बीच घर्षण होता है तभी तो लिख पाता है। तुम्हारे पेन और पेज पे यानी कि कॉपी में घर्षण होता है तभी तो पेन चलता है। तो विदाउट फ्रैक्शन जो है यू कैन नॉट राइट ऑन योर नोटबुक। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान से समझना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये सब हमने एग्जाम्पल देख लिया। सरल आवर्त गति क्या होती है? ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है अगर एक जो है यूनिफॉर्म मोशन से जो है टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, बस इतना समझना है कि प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों की दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्थता और जड़त्व की दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखना। अब सोच लो कि अगर किसी थ्रेड की लंबाई बढ़ गई है, ठीक है, तो उसका फिर आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? ठीक है, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि कोई एक लड़की है झूले पे बैठी हुई है तो उसका जो है टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होगा, लेकिन जैसे वो लड़की क्या होती है झूले पे ये लड़की खड़ी हो जाती है। ठीक है, ये लड़की झूले पे खड़ी हो जाती है तो उसकी आवर्तकाल घट जाते हैं। ठीक है, जब एक कार की गति दोगुनी कर जाती है तो उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल लगाना पड़ेगा। कितना? 4 गुना। तो याद रखना, दोगुनी कर दिया तो 4 गुना उसको बल लगाना पड़ेगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा बन जाएगा, बस इतना समझना। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, हैंडपम्प, साधारण तुला प्लास। द्वितीय सिंपल लेबर जिसको बोलते हैं सरौता, नींबू निचोड़ने वाले मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटी, मनुष्य का हाथ। ठीक है, पेचकस। ठीक है, जो हम लोग पेचकस घुमाते हैं, ठीक है, ये पेचकस है। ठीक है, तो इसको जो घुमाया जाता है तो बल आघूर्ण के उदाहरण है। ठीक है, टॉर्क इसको बोलते हैं। इतना डिटेल नहीं क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में, तो जितना हमने डिस्कस किया यांत्रिकी से संबंधित वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और इसको बार बार जो है रिवाइज़ करिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये बिहार जुडिशरी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल सीरीज़ है साइंस का। आप और भी वीडियोस हमारा देखें क्योंकि बायोलॉजी के भी बहुत सारे जो है लेक्चर्स अपलोडेड है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो है सबसे पहले लेटेस्ट जो है वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँचे। ठीक है, नया कंटेंट जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचे, ताकि काफ़ी हेल्पफुल हो एग्ज़ाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।